हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपके ध्वनि ध्वनि यानी साउंड, जिसके अंदर आपके सारे अनुपस्थित ये टॉपिक आ जाएंगे। उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। ध्वनि ध्वनि के अंदर पहला है वेव। वेव की बात ऊर्जा संचरण की व्यवधि, जिसके अंतर्गत ऊर्जा के स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। ऊर्जा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग वेव या किसी कारक द्वारा उत्पन्न किए गए विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया को तरंग गति कहते हैं। तरंग की चाल ज्ञात करने के लिए तरंग दैर्ध्य आवृत्ति कर देते हैं। ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंग दो प्रकार की आपकी आती है। प्रगामी तरंगे वे तरंगे जिनके द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पर ऊर्जा का संचरण होता है, प्रगामी तरंग कहलाते हैं। ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग होता है। प्रगामी तरंगे वे तरंगे जिनके द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण नहीं होता है, प्रगामी तरंग कहलाती है। सितार के तारों में उत्पन्न तरंगे यानी आपकी वेव यानी जो तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक और अयांत्रिक। यानी यांत्रिक तरंगे आपके अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और आपकी अयांत्रिक तरंगे यानी जिसके अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगे आती है, जिसके अंदर आपकी रेडियो तरंगे आती है, प्रकाश तरंगे आती है, एक्स तरंगे आती है, गामा तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, अवरक्त तरंगे और सूक्ष्म तरंगे आ जाती है। यांत्रिक तरंगों की बात करते हैं, ये तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। जिनमें जो आपकी ध्वनि तरंगे आती है, जल तरंगे या जो आपकी छड़ तरंग आती है। अनुप्रस्थ तरंगे जिन यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के कण के जो कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। इस प्रकार से यह माध्यम अवस्था, ये आयाम है। इसके बाद में ये गृत कहलाता है, आपके शिशरंग कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है और ये आपका कंपन है। ये तरंगे आपकी शिरस या गृत के रूप में संचित होती है। तरंगे केवल ठोस या द्रव में ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती है। द्रव की भीतरी सतह या गैस में यह तरंगे उत्पन्न नहीं होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे जब किसी माध्यम में तरंग की गति दिशा के माध्यम के कणों की कंपन के दिशा के समांतर होती है, तो आपके जो तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तरंग संपीड़न संचारित के रूप में वायु तरंगे स्प्रिंग में उत्पन्न करेंगे। संपीड़न होने वाले स्थान पर माध्यम का दाब घनत्व अधिक होता है, जब विरल वाले स्थान पर दाब का घनत्व कम होता है। और यहाँ पर स्पीकर के अंदर यहाँ पर ये दाब सी यानी आर की जगह तो आपका दाब कम होगा और यहाँ पर दाब अधिक हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगे बाद यह तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जैसे प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, रेडियो तरंगे। कंपन की कला की बात करें, आवर्त गति में कंपन करते हैं किसी कण की कण की क्षण स्थिति तथा गति की दिशा गति की दिशा उस कण का कंपन काल कहलाती है। यहाँ पर ये सरंग है, ये कंपन संचरण की दिशा होती है। आयाम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, दोलन करते आपके दोलन करने वाली वस्तु का अपने मध्य स्थिति में महत्तम विस्थापन को दोलन या आयाम कहते हैं। प्रतिदश आवर्तकाल की कंपन काल की बात करते हैं, किसी कण का एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। जैसे आवर्ती फ्रिक्वेंसी किसी एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या का आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मात्र कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज होता है, जिसे आवर्ती काल यानी 1/1/T के रूप में लिखा जाता है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में किए जाने पर तरंगे जितनी दूरी पर तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य से प्रदर्शित किया जाता है। तरंग के वेग या तरंग दैर्ध्य आवर्ती के बीच के संबंध देखें। तरंग के वेग देखें आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य होता है, वी न्यू बराबर लैम्डा होता है। छोटी तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए प्रयुक्त लंबाई एंगस्ट्रॉम मापी जाती है। एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की -10 मीटर होता है। 10 अरब एंगस्ट्रॉम 1 मीटर के बराबर होता है। अगर देखें आपकी ध्वनि तरंगे, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा जो इसकी उत्पत्ति वस्तु में कंपन से होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों का आवर्ती परास देखें। अब आपका अवसर्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवर्ती वाली ध्वनि को अवसर्य ध्वनि कहते हैं। इसकी मानव कान नहीं सुन सकते हैं। तरंगों का बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। सर्व्य तरंगे बात देखें, आपकी ऑडियोबल वेव्स यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को सर्व्य तरंगे कहते हैं। मानव कान सुन सकते हैं। परासर्व्य तरंगे बात करें, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को परासर्व्य तरंगे कहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, गाल्टन की सीटी द्वारा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज से क्रिस्टल कम कंपनों से उत्पन्न की जाती है। इसकी आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण से ऊर्जा अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, इसे पराध्वनि भी कहते हैं। परासर्व्य तरंगों का प्रयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, यंत्र, सोनार, कीमती कपड़ों, वायुयान, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कारखानों की चिमनियों का काली हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, आपके गठिया रोगों के उपचार में, मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में, अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर उद्योग चिकित्सा क्षेत्र में धातुओं में उपस्थित जो दरारों का पता लगाने में, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में के अंदर गुर्दे की पथरी को तोड़ने के उड़ते समय चमगादड़ पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। डॉल्फिन पराध्वनि सुन सकती है। आगे देखें, ध्वनि की चाल स्पीड वेव देखें, ठोस, द्रव और गैस में इस प्रकार से अधिक होती है। वायु में ध्वनि का संचरण देखें, वायु में ध्वनि का संचरण कंपनों द्वारा होता है। ध्वनि उत्पत्ति स्थान से हवा की गति करते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। जब वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास के वायु में भी कंपन करने लगती है। ध्वनि के कंपन एक के बाद एक वायु कणों में होते हुए हमारे कानों तक पहुँचते हैं। कान के समीप वाले वायु कण कंपन करते हैं, जिसे पर्दा कंपन कहा जाता है। ध्वनि सुनाई देती है। ठोस में ध्वनि का संचरण, ठोस में भी ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि में आपके द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है।
ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। ध्वनि का सर्वाधिक चाल एल्यूमिनियम है, फिर उसके स्थान पर इस्पात में होता है। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है और जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल आपकी 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में 0 सेंटीग्रेड पर 331 मीटर प्रति सेकंड माना है। 25 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चालें देखें। निकल के अंदर 4 यानी कि 6040 होती है। स्टील के अंदर 5960 होती है। लोहे के अंदर 5950 होती है। पित्तल के अंदर 47 होती है। कांच के अंदर स्लिट के अंदर 3980 होती है। द्रव के अंदर जल के समुद्री जल के अंदर 1531 होती है। और अशुद्ध जल के अंदर 1498 होती है। इथेनॉल के अंदर 1207 होती है। और आपके मिथेनॉल के अंदर 1103 होती है। हाइड्रोजन के अंदर 1284 होती है। हीलियम के अंदर 965 होती है। वायु के अंदर 346 होती है। और ऑक्सीजन के अंदर 316 मानी जाती है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अभी ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर देखें यहाँ पर ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर प्रत्यास्था पर निर्भर करती है। जब ध्वनि का एक माध्यम से माध्यम प्रवेश करती है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसकी तरंग दैर्ध्य और तथा चाल दोनों परिवर्तित हो जाती है। आवृत्ति या परिवर्तित रहती है, तरंग दैर्ध्य और चाल चेंज हो जाती है। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसकी ध्वनि की चाल बढ़ती है, जबकि दाब बढ़ाने पर ध्वनि चाल है परिवर्तित रहती है। धूम बुलूम क्या है? ध्वनि बुलूम क्या? जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो उसे पराध्वनि चाल से चलता हुआ कहा जाता है। यानी आपकी गोलियां, जेट, वायुयान आदि पराध्वनि चाल से चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से चलते हैं तो वायु में प्रगाती तरंगें उत्पन्न होती है, जो प्रगाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रगाती तरंगों में संबद्ध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल आवाज उत्पन्न होती है, जो ध्वनि बुलूम कहते हैं। पराध्वनि वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतने मात्रा में ऊर्जा होती है कि यह खिड़कियों के शीशों को तोड़ सकती है और यह यहाँ तक कि यह भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती है। देखिए आपके ध्वनि की चाल की विभिन्न कारकों को प्रभाव। देखिए ताप का प्रभाव। ध्वनि की चाल माध्यम के ताप बढ़ने से बढ़ती है। दिल आपके 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में चाल लगभग 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। गैसों का प्रभाव देखें। गैस जितनी हल्की होगी ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल अधिक होती है। आर्द्रता का प्रभाव देखें। आर्द्रता वायु में ध्वनि की चाल कम कर देती है। बरसात के दिनों में रेल इंजन की सीटी की आवाज़ गर्मियों के दिनों में अपेक्षा अधिक दूर तक सुनाई देती है। आपके देखिए माध्यम की गति का प्रभाव की बात करते हैं। माध्यम में गति का प्रभाव। माध्यम की गति पर ध्वनि के चाल का प्रभाव पड़ता है। यदि माध्यम की वास्तविक चाल v है तथा वायुमंडल की w है तो वायुमंडल में चलने की दिशा में ध्वनि की चाल v प्लस w तथा वायु में चलने की विपरीत दिशा यानी कि v माइनस w होगी। गहरे पानी में ध्वनि की चाल उसके उथले पानी की अपेक्षा अधिक होती है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, 1260 मीटर प्रति सेकंड होती है। हाइड्रोजन सबसे अधिक हल्की गैस होती है। ध्वनि के अभिलक्षण की बात करते हैं। ध्वनि के 3 अभिलक्षण होते हैं: तीव्रता, प्रबलता, तारता और गुणवत्ता। तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी बोलते हैं जिसको। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनशील वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। तीव्रता कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि की तीव्रता आपके डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता प्रबलता ध्वनि को उत्पन्न करने वाले कंपनों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी तीव्रता अनुपाती वर्ग के कंपन के आपके वर्ग के स्क्वायर के कंपनों के वर्ग के समानुपाती होती है। कंपनशील वस्तु का आकार अधिक बड़ा होगा उतने ही बड़े आयाम के कंपन उत्पन्न होंगे, जिसके कारण उत्पन्न ध्वनि तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि उतनी ही तेज से सुनाई देगी। स्रोत की बात करते हैं। यहाँ पर फुसफुसाहट के अंदर 15 से 20 डेसिबल होती है। सामान्य श्वास के अंदर 10 डेसिबल होती है। लाउड स्पीकर की 70 से 80 होती है। सायरन की 190 से 200 होती है। साधारण बातचीत की 40 से 60 होती है। रॉकेट की 160 से 170 होती है। उस फैक्ट्री की 80 है। व्यस्त एहतियात की 70 है। गुस्से में व्यक्ति बात करता है 70 से 80 तक करता है। 50 डेसिबल से अधिक प्रबल और शोर शरीर के लिए हानिकारक होता है। तारतव की पिच की बात करें, ध्वनि का मोटा या पतला होना तारतव कहलाता है। ध्वनि का तारतव उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुषों की ध्वनि का तारतव स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। मच्छर की भिनभिनाहट का तारतव अधिक होता है। शेर की दाढ़ का तारतव कम होता है। गुणवत्ता क्वालिटी की बात है, जिसमें समान आवृत्ति या समान तीव्रता की ध्वनियों की संख्या उनके क्रम और उनकी अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्वनि की गुण की आपकी गुणवत्ता का ये जो आपकी निर्भर करते हैं उनके अधिक स्वरों की संख्या पर, उनके क्रम पर, उनकी अपेक्षित तीव्रता पर। ध्वनि की गुणवत्ता के कारण व्यक्ति की आवाज़ से पहचाना जा सकता है। ध्वनि परावर्तन देखें।
रिफ्लेक्शन जो ध्वनि परावर्तन प्रकाश के परावर्तन जैसा ही है। परावर्तक सतह पर खींचे गए विलंब या ध्वनि के आपतन होने की दिशा को परावर्तन की दिशा में बीच कोण आपतन के बराबर होता है। ध्वनि का आपतन होने की दिशा, विलंब और परावर्तन होने की दिशा तीनों ही एक तल पर होते हैं। जैसे लकड़ी, गत्ते का ट्यूब, अलमारी, घड़ी या लकड़ी आपके व्यक्ति का कान आ जाएगा। उसको देखें ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि को बोलते हैं। जब कोई ध्वनि किसी अवरोध से टकराकर उसी माध्यम में आकर स्रोत को सुनाई दे तो परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से 17 मीटर दूर खड़ा होकर होना चाहिए, जैसे अर्थात 16.6 मीटर यानी कुल दूरी 34.4 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल का आकार ध्वनि जो तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। प्रतिध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक दूरी तक सुनाई देती है। इसका कारण है अपवर्तन होता है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.15 तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि पर परावर्तन ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल जरूरी होता है। कान पर प्रतिध्वनि का प्रभाव सेकंड के 10वें भाग तक रहता है, यानी 10वें भाग तक नहीं, 1/15 सेकंड तक रहता है। अनुरण की बात करें, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों में बार बार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है। अलग बार बार परावर्तन करके ध्वनि का असहित होता है, जिसे अनुरण कहते हैं। मेघ संख्या की बात करते हैं। वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल को मेघ संख्या कहा जाता है। वस्तु के अंदर जो ध्वनि की चाल है और उसके बाद में जो आपकी मेघ संख्या होती है, वस्तु की चाल है वो बटा ध्वनि की चाल को मेघ संख्या कहते हैं। सभी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरण से कम करने के लिए ध्वनि अवशोषक यानी संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर पर्दे लगाए जाते हैं। सीटों के पदार्थ यदि सभी चुनाव में ध्वनि अवशोषक के रूप में काम करते हैं। ध्वनि के आपके बहुल परावर्तन का उपयोग देखें मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुरई, शहनाई जैसे माध्यम में बनाए जाते हैं। हॉर्न या मेगाफोन देखें। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र जिसमें शरीर के अंदर के मुख्य हृदय या फेफड़े के उत्पन्न होने वाली भिन्न ध्वनियों को सुनने हेतु उनकी पहचान करने के लिए किया जाता है। ये स्टेथोस्कोप है। ये आपका कर्सल हॉल है जो सम्मेलन कक्ष या आपका सिनेमा हॉल होता है। ध्वनि का परावर्तन जो उनके सतहों को पकड़ा कर बनाया जाता है ताकि ध्वनि सभी भागों में फैल सके। उसके बाद यहाँ पर अनुनाद की बात करते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी आवर्ती बल लगाया जाता है तो वस्तु प्रणोदित कंपन करने लगती है। यदि आवर्ती बल की आवर्ती वस्तु की संभावित आवर्ती के बराबर हो तो वस्तु के कंपनों का आयाम अधिकतम हो जाता है। इसे अनुनाद कहा जाता है। सैनिकों को किसी पुल पर कदम मिलाकर न चलने की सलाह दी जाती है ताकि अनुनाद न हो। ध्वनि का व्यक्तिकरण की बात करते हैं। जब समान आवर्ती की दो ध्वनि तरंगें किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को ध्वनि की ऊर्जा कहा जाता है। पुनः वितरण हो जाता है, उस ध्वनि का व्यक्तिकरण कहा जाता है। उसके बाद ध्वनि का अपवर्तन रिफ्लेक्शन की बात करें। ध्वनि तरंगे जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें पथ में विचलित हो जाती है। ध्वनि का विवर्तन की बात करते हैं। ध्वनि के तरंग दैर्ध्य 1 मीटर कोटि की होती है। जब किसी कोटि का कोई अवरोध अब ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। विस्पंद की बात करते हैं। जब लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक साथ उत्पन्न की जाती है तो परिणामी तरंगों की तीव्रता समय के साथ बढ़ती या घटती है। यह परिवर्तन विस्पंद कहलाता है। उसके बाद सोनार देखिए। सोनार आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिस समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। इसमें प्रसर्व्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मत्स्य समूह की भी गहराई का पता लगाने में किया जाता है। डोपलर प्रभाव की बात करते हैं। जब ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच में अपेक्षित गति होती है, श्रोता की ध्वनि को आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रभाव को डोपलर प्रभाव कहते हैं। डोपलर प्रभाव की तीन स्थितियां होती है। जब अपेक्षित गति के कारण श्रोता के बीच की दूरी घट रही होती है तो आवृत्ति बढ़ती और प्रतीत होती है। जब अपेक्षित गति से श्रोता के बीच की दूरी बढ़ रही है तो आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। जब श्रोता के बीच की दूरी नियत है तो अपेक्षित गति शून्य रहती है। जो डोपलर प्रभाव शून्य रहता है, ध्वनि तरंगों के बीच में आभासी व वास्तविक आवृत्ति समान रहती है। डोपलर प्रभाव के प्रयोग देखें। जब इसमें जल के भीतर चलती पनडुब्बी का वेग ज्ञात किया जाता है। तारे और गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाया जाता है। वायु में उड़ते विमान के वेग का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद शोर की बात करें। उसके जब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आवाज क्षेत्र अप्रिय आवाज को शोर कहा जाता है। शोर परिवार प्रदूषण फैलाने वाला उस जहर का नाम है जो स्वास्थ्य कहलाते हैं हानिकारक होता है। जो ध्वनि कानों को सुखद लगती है उसे सुस्वर ध्वनि या संगीत कहते हैं। शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। विमानों द्वारा 150 डेसिबल होता है। विमान का शोर ओजोन पट्टी को नुकसान पहुंचाता है। कारखानों से निकलने वाले शोर से न्यूनतम 90 डेसिबल होना चाहिए। 120 डेसिबल आंका गया। सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों का शोर, मशीन, लाउड स्पीकर, पटाखों का फटना आदि का शोर कारण होता है। ऊंची आवाज में टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, वगैरह कुछ उपकरण, कूलर, बत्तख आदि का शोर का कारण होता है। शोर में उत्पन्न होने वाली ध्वनि में शरीर में पड़ने वाले प्रभाव देखें। मानव कान 40 से 50 डेसिबल ध्वनि सहन कर सकता है। इनका शरीर को निम्न प्रभाव पड़ते हैं। कानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, मानसिक रोगों का उत्पन्न होना, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग उत्पन्न होना, ज्वर आपकी जरण क्रिया पर पड़ता है। गर्भ शिशु के प्रभाव पर पड़ता है। निद्रा पर पड़ता है।
शोर कम करने के बाद है कि कारखानों में ध्वनि और शोषक और साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाकर प्रदूषण कम किया जा सकते हैं, क्योंकि यह ध्वनि को शोषण होते हैं। वाहनों में हॉर्न मधुर लगाएं, हवाई पट्टियों, रेलवे स्टेशनों, कारखानों की बस्तियों से दूर स्थापित करें। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर जागरूक करें। उसके बाद में देखिए रडार। रडार क्या है? रडार आपका ये रेडियो आपका डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। आविष्कार टेलर व लियो यंग ने किया था। टेलर व लियो यंग ने रडार का आविष्कार किया। ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग करके अंतरिक्ष में दूर की वस्तुओं को स्थिति, दिशा व दूरी याद करने के लिए काम में लिया जाता है। पर क्या कार्यप्रणाली क्या? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोहरा, धुंध, वर्षा, हिमपात, धुआं, अंधेरा इसमें बाधक नहीं होते हैं। आगे देखें मानव कान। मानव कान की बात करते हैं तो यह मानव का कान एक आपको श्रवण इंद्रिय है। इसकी सहायता से हम किसी भी ध्वनि को सुन पाते हैं। यह तरंगों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तन कर ये परिवर्तित विद्युत संकेत आपकी श्रवण तंत्रिका में होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और ध्वनि को भी सुन पाते हैं। संरचना की बात करें, कान के 3 भाग होते हैं। बाह्यकर्ण, आउटर ईयर कहते हैं। कर्ण पल्लव या पिना श्रवणनलिका का भाग जो बाह्यकर्ण कहलाता है। श्रवणनलिका के अंत में एक कणा पटा होता है जो ध्वनि को एकत्रित करता है। मध्यकर्ण, मिडल की बात करें, इसमें 3 हड्डियां होती है। निकस, स्टेपिज और आपका इनकस स्टेपिज यानी इनकस मेलिस स्टेपिज होती है। स्टेपिज मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आंतरिक कर्ण की बात करें, कान के इस भाग को कोकिलिया कहा जाता है, जो आपकी श्रवण तंत्रिका भी आती है। इस प्रकार ये कान का आंतरिक कर्ण होता है, जिसे कर्ण पटा या कोकिलिया कहा जाता है। उसके मनुष्य में कान के कार्यविधि की बात करते हैं। बाह्य कान को ध्वनि एकत्रित कर ध्वनि की आपकी श्रवण नलिका में गुजारता है। अब इसके बाद में आपकी श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे कर्णपटय कहते हैं। यह माध्यम से संपीड़न कर्णपटय पर पहुंचते हैं और झिल्ली के बाहर लगने वाले दाब बढ़ जाता है और कर्णपटय को अंदर की ओर दबाता है। इसी कारण से विरल और आपका इस प्रकार से विरलन के पहुंचने पर कर्णपटय बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार से कर्णपटय कंपन करता है और कर्णपटय के भीतर मध्य कर्ण में इनका मेलिस स्टेपिज नाम की 3 हड्डियों का कंपन कई गुना बढ़ जाता है। मध्य कर्ण इन ध्वनि तरंगों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाता है। आंतरिक कर्णों में उपस्थित कर्णवृंत कोकिलिया इन दाब परिवर्तनों के विद्युत संकेतों में बदलकर श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार से आपका ये ध्वनि वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब दोस्तों, साथ में शेयर करें दोस्तों।